नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद समाचार में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज के दिन से जुड़ी हुई कार्यवाही की महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास के लिए आईआईएम बनाने का दायित्व लिया है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों की लंबित मांग थी। उन्होंने कहा कि इस आईआईएम के लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था की है, जबकि भूमि से सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए असम सरकार ने जिम्मेदारी ली है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया में आईआईएम की प्रतिष्ठा बढ़ी है और विदेश में आईआईएम खोलने की मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से आईआईएम दुबई में खुलने वाला है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सूचित किया कि सदन में संविधान की 8वीं अनुसूचित में उल्लिखित सभी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक सदन की कार्यवाही का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं में किया जा रहा था। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं को भी शामिल किए जाने से संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में सिर्फ भारत की संसद है जिसमें एक समय में 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। लोकसभा में मंगलवार को भी विपक्षी दलों के सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर में 3 बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 4 बजे शुरू हुई और हंगामा नहीं थमने के कारण कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर कल शुरू हुई विशेष चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं किया, इसलिए वो चर्चा से भाग रही है और इस विषय पर चर्चा नहीं चाहती। उन्होंने कांग्रेस पर देश के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने देश के पानी को बांटा है। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सदन की कार्यवाही शुरू करवाते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे थे, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर नारे लगाने लगे। बड़ी संख्या में सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए थे। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेट्टी ने शोरगुल के बीच ही विधायी दस्तावेज पटल पर रखवाए। इसके बाद कृष्ण प्रसाद टेनेट्टी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थानों पर जाने और कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। टेनेट्टी की अपील का हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस पर पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब हंगामे के बीच ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफलता पर विशेष चर्चा को आगे बढ़ाया और हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। 4 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर हंगामे के बीच भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी पोर्टल के अनुसार गुजरात में 15,740 डेयरी सहकारी समितियां कार्यशील हैं। गुजरात में एक सुविकसित डेयरी सहकारी नेटवर्क है जिसका नेतृत्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड अमूल करता है, जिसमें 18 जिला संघ और 36 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी के तहत गुजरात को 515 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 315 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने 12 और 50 दुधारू पशुओं वाली डेयरी फार्म इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करके युवाओं और किसानों के लिए रोजगार सृजन की एक योजना भी लागू की है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में कपास का औसत आयात लगभग 20 लाख गांठ रहा है,
जो देश के औसत कपास उत्पादन का लगभग 6% है। अधिकांश आयात या तो विशिष्ट कपास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है या ब्रांड्स वाले उद्योग द्वारा बैक टू बैक व्यवस्था के लिए किया जाता है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कपास सीजन 2024-25 में घरेलू खपत उत्पादन से अधिक हो गई, जो आयात में वृद्धि और भारत से कपास के कम निर्यात के कारणों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय के पास ऐसा कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बीटी कपास को अपनाने से देश की आयातित कपास पर निर्भरता बढ़ी है। रामनाथ ठाकुर ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाकर उन्हें लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या खुले बाजार में जो भी उनके लिए लाभदायक हो बेचने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि सरकार ने मछुआरों के कल्याण और नीली क्रांति लाने के लिए 2020-21 से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है, चला रही है। इसके अंतर्गत मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 5 लाख रुपए, स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता पर 2.5 लाख रुपए और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए का समूह दुर्घटना बीमा कवरेज समेत अन्य सहायता दी जाती है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए ऋण राशि लगभग 11,10,946 करोड़ है। ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। तो ये थी लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा में मंगलवार को भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही बाधित रही। हालांकि दोपहर 2 बजे के बाद सदन में खनिज क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सदन में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा और पारित किए जाने के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर दिया था। इससे पहले सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें सदन का नियत कामकाज स्थगित कर 4 विषयों पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत 20 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी नोटिस नियमों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया, अतः उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने नोटिस खारिज किए जाने पर कड़ा विरोध जताया और हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे भी आ गए। हंगामा थमते न देख उपसभापति ने 11:08 पर बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो भाजपा के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसन का ध्यान पिछले कुछ दिनों से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए जा रहे बयानों की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से खड़गे को आसन की ओर से विधेयक पर बोलने का अवसर दिया जाता है, किंतु वह विधेयक पर बोलने की बजाय मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर बोलना शुरू कर देते हैं। अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर पर बोले अंश को आसन सदन की कार्यवाही से निकाल देता है। उन्होंने कहा कि किंतु यह देखने में आता है कि वक्तव्य के जिस हिस्से को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है उसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि ऐसे वक्तव्य को जो भी सोशल मीडिया या चैनल दिखाता है उसे सदन के विशेषाधिकार के हनन के आरोप में उच्च सदन में तलब किया जाना चाहिए। पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने इस व्यवस्था के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि आसन की कार्यवाही से निकाले गए अंश को मीडिया में नहीं दिखाया जाना चाहिए। इससे पहले उच्च सदन में जब खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई तो तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे को बोलने की अनुमति दी। खड़गे ने एसआईआर से जुड़ा मुद्दा फिर उठाया, जिसे आसन ने सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं करने का निर्देश दिया। इसके बाद कांग्रेस एवं कई अन्य दलों के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए तथा विधेयक पर चर्चा सामान्य ढंग से शुरू हो गई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भीम सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के शासनकाल में 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ था और कोयला खदानों का मनमाना आवंटन होता था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस पर रोक लगाई और कोयला खदानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से शुरू किया। वाईएसआरसीपी के अयोध्या
रेड्डी आला ने कहा कि इस विधेयक में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने मांग की कि कामगारों का शोषण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने कहा कि ओडिशा खनिजों के मामले में बेहद समृद्ध राज्य है। उन्होंने कहा कि कोयला के राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की बीजेपी की मांग पुरानी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अनाद्रमुक के एम थंबेदुरई ने राज्यों के लिए खनिजों की रॉयल्टी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है। भाजपा के आदित्य प्रसाद ने कहा कि झारखंड राज्य में खनिज संपदा की कमी नहीं है, लेकिन वहां कोयला और कीमती पत्थरों का अवैध खनन जारी है, जिससे राज्य को खासा नुकसान हो रहा है। शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा ने कहा कि यह विधेयक भारत को खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगा। एनसीपी के सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के कारण ही अमेरिका ने चीन पर भारी सीमा शुल्क नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है और देश को इस चुनौती को पार करना है। तमिल मनीला कांग्रेस एम के जी के वासन ने विधेयक को समय की मांग बताया और कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो ये काफी अहम विधेयक है। चर्चा में भाग लेते हुए बसपा सदस्य रामजी ने कहा कि खनन के कारण जंगल तबाह हो जाते हैं, पहाड़ों को भी तोड़ दिया जाता है और उर्वर जमीन बर्बाद हो जाती है। बसपा सदस्य ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज देश के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चर्चा में भाजपा के महेंद्र भट्ट, किरण चौधरी, दीपक प्रकाश, मयंक कुमार नाइक, सीमा द्विवेदी, महाराजा संजा ओबा लेशंबा, अनिल सुखदेवराव बोंडे, धर्मशीला गुप्ता, बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू, टीडीपी के मस्थान राव यादव बीधा ने भी भाग लिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में 6 संशोधन संसद के सामने लाए गए हैं, जो खान क्षेत्र के हित में है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अति महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों की बेहद मांग है और सोलर पैनल से लेकर विंड टर्मिनल तक, बिजली से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेलफोन से लेकर विमानों तक, खेती से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में इनकी जरूरत है। खान मंत्री ने कहा कि लिथियम जैसे अति महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति सुगम बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में खनिज उत्पादन को बढ़ाने में इस विधेयक के प्रावधानों से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज को शुल्क रहित आयात करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इसके लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाने की पहल की है। खान मंत्री ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना के चलते सभी पक्षों को विश्वास में लिया गया है, जिसका परिणाम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन चुका है और देश में कोयले का आयात घटा है। रेड्डी के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुका है। और इसी के साथ संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। हर खबर की बारी